अभी देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन। ठीक है, तो एमएमएफ बैलेंस में यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट आता है आई वो यहाँ पर भी जाएगा और इसको भी सेकेंडरी में भी जाएगा। ठीक है, सो आई वन विल बी इक्वल टू आई नॉट जो मैग्नेटाइजिंग का है प्लस आई टू डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे हमको पता है क्या होता है, एन वन डिवाइडेड बाई एन टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाई ए है तो उसका इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर के लिखने से फिर क्या होगा, के ऊपर ही आ जाएगा। के इज इक्वल टू हमको पता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन टू डिवाइडेड बाई एन वन। अभी अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी साइड, मतलब ये जो सेकेंडरी वाला है इसको जब हम लोग प्राइमरी में डालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ज़रूरी है। ठीक है, ई वन इज इक्वल टू वी टू ये टर्मिनल वाला प्लस आई टू जो ये जा रहा है इंटू आर टू प्लस जे एक्स टू डैश। ठीक है, आर टू प्लस जे एक्स टू डैश, आर टू डैश यहाँ पे जो रहेगा वो ये सेकेंडरी का रहेगा, मतलब ये वाला और ये वाला। और यहाँ पे एक एक जो निकाला हुआ है वैल्यूज़ देखते हैं हम। वी टू डैश मतलब कि ये रेफर टू प्राइमरी, ये क्या होगा इज इक्वल टू ए इंटू वी टू रहेगा। आर टू डैश इसको जब हम रेजिस्टेंस को भेजेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर आर टू हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू है फिर। ठीक है, फिर जब एक्स टू डैश वो भी आर टू जैसा रहेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स टू। उसके बाद जब ये आई टू डैश होगा वो क्या होगा, आई टू डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ये एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इंटू आई टू। तो ये वाला सर्किट से मतलब इक्विवेलेंट सर्किट से हमारा ये ई का वैल्यू हमको समझ जाएगा। ई जो कि यहाँ पे लग रहा है वो इज इक्वल टू वी टू प्लस आई टू इंटू आर टू डैश प्लस जे एक्स टू। तो यहाँ पर ये जो वी टू आ रहा है, ठीक है, इसमें ए इंटू वी टू करने से हमको ये मिल जाएगा रेफर टू प्राइमरी, और आई टू के टाइम में डिवाइड कर देना है। बाकी आर टू और एक्स टू के टाइम में क्या क्या करना है, ए स्क्वायर बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे ही अगर प्राइमरी से हम लोग सेकेंडरी कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कर देना है आर वन डैश और एक्स वन डैश के टाइम में। और जब ये दोनों तो वैसे भी ए इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं वी वन डिवाइडेड बाई वी टू, क्योंकि ये दोनों तो प्रोपोर्शनल होता है इसके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला है। ठीक है, आर टू डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू और एक्स टू डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स टू। तो ये जो है इसका ये अप्रोक्सीमेट सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों है शंट वाला कंपोनेंट्स, यहाँ पे शंट वाला कंपोनेंट्स को हटा दिया है। उसके बाद ये वाला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वन प्लस आर टू डैश, जो आर टू डैश वो है जो सेकेंडरी से प्राइमरी में ये है। वैसे ही एक्स वाला है लीकेज रिएक्टेंस। ये सारे के सारे जो फार्मूले है बाकी वाले वो है। ठीक है, अगर ये रेफर टू सेकेंडरी कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जा रहा है। फिर ये एक्स एम और आर सी डैश को भी हम लोग रेफर कर सकते हैं वैसे ही। और आई वन और बी वन तो ये हमको पता है, ए इज इक्वल टू एन वन डिवाइडेड बाई एन टू इज इक्वल टू वी वन डिवाइडेड बाई वी टू से निकल जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें निकालने की रेफर टू प्राइमरी निकालना है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए हम लोग यहाँ निकाल दिए हैं, ए इंटू टेन कर देने से हमारा ये आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर रेफर टू एल बी साइड निकालना है। ठीक है, मतलब ये सेकेंडरी के हिसाब से निकालना है तो पहले ए निकाल देंगे। ठीक है, ए निकल गया इतना। अब जो टेन था टेन से हम डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर को। अभी फिर ये क्वेश्चन में हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेसेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी का तो दिया है 5 ओम। ठीक है, हमको प्राइमरी को सेकेंडरी के रेफरेंस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना था, 10 था यहाँ पे, इससे हमारा ये निकल गया तो आर वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होगा। तो ये इसमें प्लस 0.1 तो ये हमारा इतना निकल जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको निकालना है फाइंड द पर यूनिट रेजिस्टेंस रेफर टू एच वी एंड एल वी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहले प्राइमरी केस में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले Z पर यूनिट निकालेंगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, तो एस जो है वो 10 kVA था वो इधर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर वी कितना है यहाँ पे 1000 हम यहाँ लिख देंगे। तो इसको Z पर यूनिट इतना आ गया। ठीक है, अभी R पर यूनिट हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो R पर यूनिट क्या होता है, आर इक्वल डिवाइड बाय आर जेड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग 10, उससे पहले यहाँ पे हम लोग वो आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आर वन यहाँ पे कितना था वो था 10 ओम यहाँ लिख दिए। फिर ए यहाँ पे 10 था तो यहाँ के हम लोग सेकेंडरी से प्राइमरी में भेज रहे हैं तो 10 स्क्वायर इंटू 0.1 होगा, यहाँ पे हो गया 20 ओम। ठीक है, तो 20 यहाँ पे लिख दिए। 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा यहाँ पे 0.2 पर यूनिट। वैसे ही सेकेंडरी में ये उसका एस निकल जाएगा 1। ठीक है, उसके पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे।
तो आर इक्विवेलेंट में R2 कितना है यहाँ पे 0.1 पहले ले लिए, उसके फिर प्राइमरी से हम लोग सेकेंडरी में भेज रहे हैं तो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर होगा, तो वो करने से 0.2 निकलेगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 1 करने से 0.2 पर यूनिट, तो इसका मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी वो सेम रहता है वो। उसके बाद ये क्वेश्चन में हमको बताना है कि फाइंड द इम्पीडेंस इन ओम रेफर टू द सेकेंडरी, ठीक है। तो 0.5 पर यूनिट में दिया हुआ ये प्राइमरी का है, ठीक है, तो यही सेकेंडरी का होगा 0.5, ठीक है। तो अभी ये जो आर पर यूनिट था इसी में हमको क्या बोलते हैं, ये देखिए इसी में जेड बेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जेड बेस यहाँ पे कितना होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस होता है, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना होता है 10 1 2 3, सॉरी यहाँ पे मतलब जेड बेस जो होगा वी स्क्वायर होगा, तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 100 था, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 टू द पावर 10 इंटू 10 क्यूब, ठीक है। तो इसको करने से 0.5 ओम मिल जाएगा आंसर। उसके बाद ये है कॉपर लॉसेस, ठीक है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो एक है कॉपर लॉसेस, ठीक है, पी सी यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ई क्यू, ठीक है, ये पी सी यू जो है रेटेड है, ठीक है। उसके बाद फिर कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन द लोड करंट कंडीशन, ठीक है। उसके फिर कॉपर लॉस एट x% ऑफ रेटेड लोड इज इक्वल टू क्या होगा आई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर आर इक्वलेंट, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि एक्स इंटू आई स्क्वायर एक साथ ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो आयरन लॉस होता है, ठीक है, वो समेशन होता है एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एडी करंट लॉसेस। हम देखते हैं एडी करंट लॉसेस के लिए हम थिन लैमिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि पीई इज इक्वल टू के ई एफ बी टी वी। तो टी क्या है यहाँ पे थिकनेस आ जाता है, ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी और ये फ्लक्स डेंसिटी है बी फ्लक्स डेंसिटी। के ई का जो वैल्यू है वो क्या है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 रो। तो हमको पता है कि क्या बोलते हैं कि बी एम इज इक्वल टू वी बाई एफ होता है, ठीक है, ये वाला जो बी एम है वो इक्वल टू वी बाई एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बी वी बाई एफ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये ऐसा रहेगा। तो अगर सपोज यहाँ पे वी बाई एफ इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, वी बाई एफ अगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पे सपोज वी का वैल्यू है 4 और एफ का वैल्यू है 7, ठीक है, और यहाँ पे 7 अलग से भी है, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर था तो 7 का स्क्वायर कट जाएगा, तो मतलब वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर ही हो गया ना। तो पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर व्हेन वी बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और अगर वी बाई एफ अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये खुद ही पहली बात तो कट जाएगा, तो बाकी में क्या एफ बचेगा, ठीक है। तो ये पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे ध्यान रखना है ये वी बाई एफ में। उसके बाद फिर हिस्टैरिसीस लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस का ये फार्मूला क्या है, पी एच इज इक्वल टू के एफ बी एक्स वी, ठीक है। तो यहाँ पे के एच यहाँ पे कांस्टेंट है हिस्टैरिसीस का, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, बी एम क्या है फ्लक्स डेंसिटी हो गया ये वाला, ठीक है, और वी क्या है वॉल्यूम हो गया। एक्स यहाँ पे क्या है स्टाइनमिट्स कांस्टेंट या बोल्ट्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है 1.6 है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये क्या होता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है, यहाँ पर भी वो दो केस बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाला है कि ये जो वी है यहाँ पे ये वॉल्यूम है, ठीक है। जब यहाँ पे क्या है कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही कुछ वैल्यूज लेके इसको बना सकते हैं। सपोज ये वाला वैल्यू ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 7 तो वी हो गया, तो वी टू द पावर एक्स है तो वी टू द पावर एक्स तो हो गया। उसके बाद फिर जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या होगा 1 माइनस एक्स पावर आ जाएगा, ठीक है, जब ये वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा तो, ठीक है। पर जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट होगा तो क्या होगा कि ये 7 और 8 जो है देखते हैं, तो ये 7/8 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इवेंचुअली पी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ही रह जाएगा बस, ठीक है। जो आयरन लॉस होता है वो लोड कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर और आयरन और कॉपर लॉस इतना इतना दिया है, फाइंड द आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस एट रेटेड 50%। तो आयरन लॉस तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है, पर जो कॉपर लॉस होगा उसमें क्या होगा कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल लॉस इतना हो जाएगा। ये अगेन ये समराइज करने के लिए टेबल है, ठीक है, दोनों का ये फॉर्मूला है पी और पी एच का, ठीक है। यहाँ पे एफ टी वी का स्क्वायर होता है और फिर इंटू वॉल्यूम होता है, यहाँ पर भी वॉल्यूम होता है लेकिन यहाँ पे वी एक्स इंटू एफ आ जाता है, ठीक है। पी एच जो होता है वो थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। यहाँ पे जब ये बी इज इक्वल टू वी बाई एफ रहेगा, ठीक है, तो वी बाई एफ अगर कांस्टेंट होगा तो वो आपस में ही कट जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर में रह जाएगा, ठीक है। अगर वी बाई एफ यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है,
तो ये क्या होगा कि v के वोल्टेज जो रहेगा वोल्टेज ही बच जाएगा ना, क्योंकि इसके जगह पे v बाय एफ आएगा, v एफ और एफ तो कट गया, तो वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं रहता। उसके बाद फिर ये हिस्टैरिसीस के केस में देखते हैं। हिस्टैरिसीस में जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो बी इज इक्वल टू वी बाई एफ होता है, तो ये ओनली प्रोपोर्शनल टू एफ बच जाएगा। अगर यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं रहा, वी एक्स बाय एफ टू द पावर एक्स हो गया डॉट एफ, ठीक है, तो ये वी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टू द पावर वन माइनस एक्स आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है,